नमस्कार साथियों, अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और इस प्रकार हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने विगत कक्षाओं में वर्ण से संबंधित लगभग जानकारी प्राप्त कर ली। हमने स्वर पढ़ लिया, स्वर का वर्गीकरण भी कर लिया। इसके अलावा व्यंजन और व्यंजन का वर्गीकरण भी हमने एक आधार पर कर लिया। और वो कौन सा था? वो हमने क्या था? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हमने पढ़ा। और इस आधार पर हमने महर्षि जो पाणिनि है उनकी अष्टाध्यायी जो रचना है, उस अष्टाध्यायी रचना में जो सूत्र प्रतिपादित किए गए हैं उन सूत्रों के आधार पर ये वर्गीकरण पूरा पढ़ा था। मुझे विश्वास है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना में जो सूत्र प्रतिपादित किए गए थे उसमें उच्चारण स्थान हमने पढ़े थे। उसमें त्रुटि से एक उच्चारण स्थान पिछली कक्षा में रह गया था और वो था ओष्ठ स्थान। इसलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ, वहाँ आप इसको नोट कर लीजिए। ओष्ठ स्थान और इनसे संबंधित जो वर्ण होंगे वो ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। और इसमें सूत्र कौन सा है वो देखिए, वो सूत्र है उपपैदमानीया नाम, उपपद्मानीया नाम ओष्टे, ये सूत्र था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये सूत्र की व्याख्या ये है कि उ और उ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों उ, और इसके अलावा पै वर्ग का मतलब पै फै बै भै और मैं, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? इनका उच्चारण स्थान ओठों से होता है, इसलिए ये ओष्ठ वर्ण होंगे। उन सूत्रों में आप इसको भी आप नोट कर ले, ओष्ठ स्थान और उपपद्मानीया नाम ओष्टे, यानी कौन कौन से आएंगे? उ दोनों स्वर आ जाएंगे, पै वर्ग पूरा आएगा, पै फै बै भै मैं, यानी इनका उच्चारण स्थान ओठों से होता है, इसलिए ये वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये त्रुटि से रह गया था, इसलिए आप इस सूत्र को आप नोट कर ले, ओष्ठ स्थान ओष्ठ वर्ण। और इसके बाद में हमने पिछली कक्षा में व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ लिया था और व्यंजन का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर पूरा ये हो गया था। ये व्यंजन का वर्गीकरण पूरा हो गया। उच्चारण स्थान के बाद में दूसरा जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर दूसरा एक वर्गीकरण पूरा हुआ। दूसरा वर्गीकरण देखिए, और वो है प्रयत्न के आधार पर दूसरा वर्गीकरण। तो आज की क्लास में हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और इस वर्गीकरण को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ आपके लिए जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी, और वो ये है कि और मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन तमाम प्रतियोगियों के लिए ये आपके बीच रख रहा हूँ, जिससे आपको नई ताकत मिलेगी, आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। और वो ये कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, और बंजर मिट्टी में भी पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। और मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मैं रुकने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुझे विश्वास है कि ये पंक्तियाँ आप में एक नया सांस, आप में एक नई ऊर्जा वो आपको प्रदान करेगी, ऐसा ही विश्वास। और प्रयत्न के आधार पर देखिए वर्णों का वर्गीकरण। और प्रयत्न का आधार क्या होगा? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का एक अंग, मुख के जो अंग है, हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के जो अंग है उनको जो प्रयास करना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है? प्रयास। हमारे मुख के अंग को जो प्रयास है, मुख्य अंग का मतलब कई बार है वो कंठ को प्रयास करना पड़ेगा, कई बार है वो तालु को प्रयास करना पड़ेगा, कई बार वो है वो मुर्दा को प्रयास करना पड़ेगा। ये जो स्थान है इनको जो प्रयास करना पड़ेगा उसे प्रयत्न का आधार कहा जाता है। तो परिभाषा तो ये हो गई कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उन्हीं को प्रयत्न का आधार कहते हैं। और इस आधार पर जो वर्ण है, वर्ण तीन प्रकार के, और तीन प्रकार के तीन उप आधार मान लीजिए उनको। पहला होगा कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर कौन कौन से होंगे? कंपन के आधार पर। दूसरा उसके बाद में होगा श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर। और तीसरा जो है वो होगा उच्चारण के आधार पर। यहाँ ध्यान दें, हमने वर्ण का व्यंजन का जो पहला वर्गीकरण था वो उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा था, और ये है उच्चारण के आधार पर।
यानी पहला कौन सा होगा, कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास के आधार पर, और तीसरा किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। हम व्यंजन का कौन सा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, दूसरा। पहला वर्गीकरण कौन सा पढ़ा, उच्चारण स्थान के आधार पर, और उसमें पाणिनि के जो सूत्र थे उनको तैयार किया हमने उसके आधार पर। और यह है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का आधार कौन सा होगा, जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उन्हीं को प्रयत्न का आधार माना जाता है। और इस आधार पर तीन प्रकार, इस आधार को भी फिर तीन उप आधारों में, पहला कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास के आधार पर, और तीसरा उच्चारण के आधार पर। कंपन का आधार, इस आधार पर वर्ण कौन से होंगे, श्वास के आधार पर कौन से होंगे, उच्चारण के आधार पर कौन से होंगे। आइए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंपन के आधार पर हम व्यंजन पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला आधार देखिए कंपन के आधार पर। कंपन का आधार का मतलब आप इसको नाद या गूंज के आधार पर भी हम मान सकते हैं, नाद या गूंज के आधार पर भी हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम घोषत्व के आधार पर भी मान सकते हैं, एक ही बात है तीनों। और इस आधार पर देखिए ये कौन सा आधार, कि जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सबसे ज़्यादा जहाँ नाद या गूंज होगी, नाद या गूंज होगी, यानी उच्चारण करने पर जब नाद या गूंज सबसे ज़्यादा, या नाद या गूंज जहाँ होगी, देखिए कंपन के आधार पर या नाद के आधार पर, घोषत्व के आधार पर नाद या गूंज कम भी होगी और नाद या गूंज क्या होगी, ज़्यादा भी होगी। तो इसका मतलब इसमें भी फिर दो प्रकार के देखिए कंपन के आधार पर। और ये पहला तो होगा घोष वर्ण, कौन सा, घोष वर्ण। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अघोष वर्ण, घोष वर्ण, और दूसरा अघोष। घोष कौन सा होगा, किसी भी वर्ग का, यहाँ आप लिख सकते हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये, रे, ले, व और है तथा सभी क्या होंगे, स्वर। ये सारे के सारे क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। सारे के सारे कौन से वर्ण होंगे, घोष। कौन से, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। एक बार अघोष को मिटा देता हूँ। घोष पढ़ रहे हैं, किस आधार पर, अघोष। कंपन के आधार पर। व्यंजन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, घोष या अघोष। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से घोष वर्ण है, तो इस समय ये स्थिति आपको याद रखनी होगी। किसी भी वर्ग का, अब वर्ग हिंदी में कितने होते हैं वर्णमाला में, 5 वर्ग। 5 वर्ग, पहला कौन सा, क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट, तीसरा त और पांचवा प। इनमें 5-5 वर्ण होते हैं। तो इसमें क्या, किसी भी वर्ग का तीसरा, तीसरा का मतलब क का तीसरा कौन सा हो गया, ग। फिर चौथा कौन सा हो गया, घ। पांचवा कौन सा हो गया, ग। इसी तरह से च का या किसी भी वर्ग का देखिए तीसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर तीसरा इसका कौन सा हो गया, ज। फिर कौन सा हो गया, ये झ। और फिर कौन सा हो गया, ये ट का तीसरा क्या हो गया, ड। चौथा कौन सा हो गया, ढ। और ये कौन सा, पांचवा न। इसके बाद में त का कौन सा हो गया, द। फिर ध और फिर न। फिर देखिए यहाँ इसका ब, भ और म। ये सारे के सारे क्या है, ये घोष है। इसके अलावा कौन कौन से आ जाएंगे, ये, रे, ले, व और क्या है। इसके अलावा टोटल जितने भी स्वर है वो, ये सारे के सारे क्या होंगे, घोष। और इसमें एक और सम्मिलित करेंगे हम लोग, अनुस्वार को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, घोष। किसी भी वर्ग का, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 ये, रे, ले, व है भी है इसमें। और सभी स्वर ये क्या होंगे, ये घोष वर्ण होंगे। कंपन के आधार पर पढ़ रहे हैं। इसके बाद में दूसरा देखिए अघोष वर्ण। घोष के बाद में कौन सा होगा, अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण का मतलब इसमें कौन कौन से आएंगे, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा, और स और स, बस ये क्या होंगे। और इसमें अनुस्वार को ले लिया, इसमें क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे अघोष वर्ण होंगे। पहला दूसरा, इसका मतलब इसमें पहले किसी भी वर्ग का पहला दूसरा मतलब क और ख आ जाएंगे। फिर इसके बाद में च और छ आ जाएंगे। फिर इसके बाद में ट और ठ आ जाएंगे। फिर इसके बाद में त और थ। फिर इसके बाद में प और कौन सा, ये फ। ये सारे के सारे क्या है, अघोष है। और कौन कौन से आ जाएंगे, स तालव्य, स मूर्धन्य और स दंते या वर्तस्य। और एक क्या आ जाएगा, विसर्ग।
इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ये उच्चारण स्थान का कौन सा आधार है, अघोष वर्ण। इसका मतलब ये घोष है और ये कौन से हैं, अघोष है। ये हमने ये देखिए घोष वर्ण नाद या गूंज यानी कंपन के आधार पर ये पढ़ा है हमने। कंपन के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और इस आधार को 3 उप आधारों में, पहला कंपन के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे श्वास के आधार पर और तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर। तो कंपन के आधार पर या नाद या गूंज के आधार पर या घोषत्व के आधार पर, और व्यंजन कितने प्रकार के, वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक घोष वर्ण और दूसरा कौन सा, अघोष। घोष में क्या आ जाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा वर्ग का, ये रे ले वे है होंगे और सभी स्वर आएंगे। और अघोष के अंदर है वो पहला दूसरा से और विसर्ग आ जाएगा। इस प्रकार से ये कंपन के आधार पर हुआ। इसके बाद में देखिए दूसरा जो उप आधार है वो प्रयत्न का, वो देखिए कौन सा है, वो श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर, ये समझ में आ गया आपकी, ये कंपन के आधार पर व्यंजन। और उसके बाद में ये अब देखिए नंबर 2 इसका उप आधार, और वो है श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर, श्वास के आधार का मतलब क्या होगा, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से श्वास है वो कम या अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। कम मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलेगी, यानी वो श्वास वायु है वो कम मात्रा में मुख से बाहर निकलेगी, तो वो होगा अल्प प्राण। वो कौन सा होगा, अल्प प्राण। और वायु है वो अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलेगी, वो कौन सा होगा, महाप्राण होगा। वो कौन सा होगा, महाप्राण। और अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और ये रे ले वे और सभी स्वर, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। महाप्राण में कौन से आएंगे, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, से और है, ये क्या होंगे, ये महाप्राण होंगे। इसका मतलब अल्प प्राण समझ में आ गया। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से श्वास वायु जब कम मात्रा में बाहर निकलेगी तो वो अल्प प्राण। और जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास वायु हमारे मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी तो वो कौन सा होगा, महाप्राण। और इसमें किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहले का मतलब यहाँ मैं समझा रहा हूँ, पहले का मतलब क हो गया, तीसरे का मतलब ग हो गया, और पांचवे का मतलब ग हो गया। इसी तरह से अगले वर्ग का हम करें तो च हो गया, फिर इसके बाद में ज हो गया, और फिर क्या हो गया, ये। इसी तरह से अगले वर्ग का देखें तो ट हो गया, ड हो गया, और ये अण हो गया। फिर इसके बाद में आगे देखें तो त हो गया, द हो गया, और ये न हो गया। फिर इसके बाद में आगे देखें तो प हो गया, फिर ब हो गया, और फिर मैं हो गया। इस प्रकार से पहला, तीसरा, पांचवा ये रे ल वे ये आ जाएंगे, और इसमें ये रे ल वे तक की है। और इसके बाद में इसमें दूसरे में ये देखिए दूसरा, तो यहाँ देखें तो इसमें खा जाएगा, और चौथा कौन सा होगा, घ हो जाएगा। और इसी तरह से अगले में देखें तो इसमें छ आ जाएगा, च वर्ग में, और इसका कौन सा होगा, और ये झ। फिर आगे देखें तो ठ आ जाएगा, यहाँ ठ, और इसके बाद में ये आ गया ढ। फिर आगे देखें थ, और फिर ये ध। इसी तरह से आगे देखें तो फ, और ये भ। तो इस प्रकार से ये क्या होंगे, ये महाप्राण। परिभाषा के रूप में आप याद रख सकते हैं, अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और ये रे ल वे ये क्या होंगे, अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या याद रखना है, किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, और दूसरा और चौथा से है, ये क्या होंगे, महाप्राण। ये दूसरा वर्गीकरण था, यानी उपाधार, प्रयत्न के आधार पर। दूसरा उपाधार, पहला तो कंपन के आधार पर पढ़ लिया, और कंपन के आधार पर घोष और अघोष। इसके बाद में श्वास के आधार पर हमने 2 ये पढ़े, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद में तीसरा अंतिम वो देखिए, वो है श्वास के आधार पर। तीसरा उपाधार देखिए कौन सा, श्वास का हो गया। इसका अगला तीसरा है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। और इस आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होंगे, 8। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। अब ये आपके सारे है वो मिक्स हो रहे हैं
कि कभी उच्चारण वाला हो गया, कभी श्वास का हो गया, कभी है वो ये हो गया। अंतिम जो हमारी कक्षा होगी वर्ण की, उसमें हम प्रश्नों के रूप में इनको हल करेंगे, तो वहाँ सारी स्थिति क्लियर होगी। उच्चारण के आधार पर 8, पहला देखिए कौन सा है, पहला होगा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी वर्ण मान लीजिए, स्पर्शी वर्ण। और स्पर्शी वर्ण इनकी संख्या होगी 16। 16 कौन कौन से होंगे ये देखिए, क, ख, ग और घ। फिर इसके बाद में च नहीं आएगा, ट, ठ, ड और ढ। फिर इसके बाद में त, थ और फिर ये द और ये ध। फिर प, फिर फ, फिर ब और भ। इस प्रकार से ये 16 वर्ण ऐसे हैं जिनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा देखिए 8 होंगे, पहला स्पर्शी हो गया, दूसरा और वो देखिए दूसरा संघर्षी, संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन मान लीजिए, संघर्षी व्यंजन। और वो संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे देखिए, स और है, ये क्या होंगे, ये संघर्षी होंगे। स्पर्शी संघर्षी, तीसरा देखिए, तीसरा स्पर्श संघर्षी, तीसरा कौन सा, स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी में देखिए च, छ, ज और ये झ और ये, यानी स्पर्शी में ये क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ये लाइन आ गई। संघर्षी में कौन सी आई, स। और इसके अलावा संघर्षी हो गया, स है हो गया। स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, ये झ और इसमें ये को सम्मिलित नहीं करेंगे, च, छ, ज, झ ही होंगे। और स्पर्श संघर्षी हो गया। इसके बाद में देखिए नंबर 4 उत्तक्षिप्त या ताड़नजात, ताड़नजात। और इसमें 2, एक ये ड और एक ढ, ये सम्मिलित करेंगे। इसके बाद में 5वां देखिए नासिके, नासिके। और इस नासिके में पंचम वर्ण जो है वो देखिए, और यहाँ पंचमाक्षर के रूप में ये ङ, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ण, फिर इसके बाद में ये न और इसके बाद में मैं, ये क्या होंगे, नासिक की। फिर छठा देखिए ये उत्तक्षिप्त ताड़नजात हो गया, नासिक हो गया। फिर देखिए पारस्विक, पारस्विक वर्ण व्यंजन, या इसमें आएगा ल पारस्विक है। उसके बाद में प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, और इसमें आएगा आपका र। और उसके बाद में 8वां अर्धस्वर, अर्धस्वर, इसमें आ जाएगा ये और वह वर्ण 2, यानी अर्धस्वर कितने हुए 2। प्रकंपित या लुंठित कौन सा है, र, कितनी संख्या हुई 2। पार्श्विक कौन सा है, ल, संख्या कितनी है 1, और ये भी 1 संख्या है, यहाँ भी 1 संख्या। ये नासिके कितने हो गए 5। उत्तक्षिप्त ताड़नजात या इनको द्विगुणित भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होगी 2। इस पर संघर्षी कौन से हैं, च, छ, ज, झ हैं। अब ये देखिए ये प्रयत्न के आधार पर एक बार फिर से समझ लीजिए, व्यंजन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया, 2 आधार पर। पहला कौन सा पढ़ा था, उच्चारण स्थान के आधार पर, उसमें पाणिनि के जो सूत्र थे उसके आधार पर वो वर्गीकरण था। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर है, प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न के आधार पर भी फिर इसको कितने उप आधारों में बांटा, 3। पहला कौन सा पढ़ा था, कंपन के आधार पर, कौन कौन से, घोष और अघोष। फिर दूसरा कौन सा पढ़ा, श्वास के आधार पर, कितने, अल्प प्राण और महाप्राण। तीसरा किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान नहीं है, उच्चारण के आधार पर। और कितने प्रकार के होंगे, 8 प्रकार के। स्पर्शी, इसमें 16 संख्या होगी, क, ख, ग, घ, फिर क, ख, ग, घ तक है। फिर च वर्ग को नहीं है यहाँ सम्मिलित, ट, ठ, ड, ढ हो गए, त, थ, द, ध, प, फ, ब, ये हो गए। संघर्षी में कौन से आएंगे, स है, ये संघर्षी हो जाएंगे। स्पर्श संघर्षी कौन से होंगे, च, छ, ज, झ। फिर इसके बाद में उत्तक्षिप्त ताड़नजात कौन से होंगे, ड और ढ। नासिक के कौन से होंगे, ये ङ, ये ण, न, म। ल कौन सा होगा, पार्श्विक। प्रकंपित या लुंठित कौन सा हो गया, र। अर्धस्वर कौन सा हो जाएगा, ये और व, ये अर्धस्वर हो जाएंगे। इस प्रकार से ये व्यंजन का वर्गीकरण हुआ, और 2 आधार पर। जिस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हमने 5 आधार पर पढ़ा था,
उसी प्रकार से व्यंजन का वर्गीकरण कितने आधार पर पढ़ा, 2 आधार पर, और उसमें पहला आधार जो पाणिनि की सूत्रों के आधार पर था और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। फिर इसको भी कितने उप आधारों में, 3 उप आधारों में, कंपन के आधार पर, श्वास के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ये पढ़े। आप इनको अच्छे से तैयार करें और अगली क्लास में हम लोग वर्णों से संबंधित कुछ और अन्य जानकारी है वो आपके बीच लेकर आएंगे। और इस प्रकार तो ये आपके बीच क्लास रखी गई। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप ये सारी चीज़ अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपको एक विशेष जानकारी और दूँ, इंग्लिश की अगर आपको बेहतरीन और बारीकी से जानकारी चाहिए, आपको समझना है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझाया गया है, और वो इंग्लिश बाय उमेश यादव सर, उनकी आप क्लास लीजिए, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आप इंग्लिश की जानकारी भी आप, वहाँ ग्रामर के टॉपिक है और उसका लिंक है वो आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ आप उसको ढूंढ सकते हैं और वहाँ उस लिंक को आप, वहाँ लिंक डाला जाएगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ आपको इंग्लिश से संबंधित उमेश यादव सर की क्लास है वो देखने को मिलेगी, आप उसका भी लाभ लीजिए। अगली क्लास में हम वर्ण से संबंधित अन्य जानकारी है वो आपके बीच लेकर आएंगे। थैंक यू।